माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 और आज हम स्टडी करने जा रहे लेक्चर नंबर 7, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी और सेकेंड टॉपिक रहेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक्चुअली मैं पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी हम लोग देखेंगे। इसको डिटेल में हम लोग स्टडी करने वाले हैं, तो सब लोग ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करो। रटो मत, अगर आपने रटा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देखो बच्चों, उसके पहले ये टॉपिक स्टडी करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट्स बताना चाहती हूँ रिलेटेड टू दिस टॉपिक, जो ऑलरेडी हम लोगों ने इसके पहले के टॉपिक में स्टडी किया है, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो टॉपिक हमने स्टडी किया था उसमें हमने एनर्जी की बात की थी, लेकिन अभी मैं आपको उसको थोड़ा और डिटेल में बताना चाहती हूँ। तो इंटरनल एनर्जी मतलब क्या होता है? देखो, सबसे पहले मैं टोटल एनर्जी की बात करती हूँ। तो सपोज कंसीडर करते हैं ये एक सिस्टम है, मतलब एक कंटेनर लिया है, उसमें हमने गैस भरा है। तो ये कंटेनर में अगर हमने गैस भरा है तो ये कंटेनर के पास, अगर ये कंटेनर मोशन में है, इस डायरेक्शन में ये मोशन कर रहा है, कंटेनर होल कंटेनर मोशन कर रहा है, तो इसके पास कौन सी एनर्जी रहेगी? एक तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी रहेगी। अगर ये कंटेनर हमने किसी फील्ड में रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड, किसी फील्ड में रखा है, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी। मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, और इस कंटेनर के पास और एक एक्स्ट्रा एनर्जी है जिसको कहा जाता है इंटरनल एनर्जी। मतलब इंटरनल एनर्जी किसकी होगी? ये जो कंटेनर है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो आज हम लोग इस इंटरनल एनर्जी की बात करने वाले हैं। इसका मतलब देखो, टोटल एनर्जी यहाँ पे हमें क्या क्या मिल रही है, मैं इसको पहले रफ करती हूँ। टोटल एनर्जी हमें क्या क्या मिल रही है इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, जो कि मोशन की वजह से हमें मिल रही है। दूसरी पोटेंशियल एनर्जी, जो कि किसी फील्ड की वजह से हमें मिल रही है। और तीसरी इंटरनल एनर्जी, जो कि मॉलिक्यूल्स की है। किसकी है? मॉलिक्यूल्स की है। तो मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी क्या क्या होती है, इसकी हम बात करेंगे। तो मॉलिक्यूल्स के पास इंटरनल एनर्जी क्या क्या होती है? देखो, मॉलिक्यूल्स अगर मोशन में है, मॉलिक्यूल्स अगर मोशन कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी रहेगी मॉलिक्यूल्स के पास। उसके बाद मॉलिक्यूल्स के पास, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, राइट? ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसका मतलब उनके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है। फोर्स है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी है। मॉलिक्यूल अगर मोशन में है, मॉलिक्यूल यहां से वहां मूव कर रहा है, इसका मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स है, इसका मतलब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है। और कभी कभी हाई टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल ऐसे वाइब्रेट भी करता है, तो उसके पास वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है, इसको वाइब्रेशनल एनर्जी बोलेंगे हम लोग। मतलब देखो, वाइब्रेशनल में दो एनर्जीज इंक्लूडेड होती है, काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। तो ये इंटरनल एनर्जी की बात हो रही है। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी सिस्टम की हमने बात की, टोटल एनर्जी फॉर द सिस्टम। तो एनर्जी फॉर द सिस्टम, अगर सिस्टम मोशन में है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, प्लस इंटरनल एनर्जी है। लेकिन जो पॉस्टुलेट हमने स्टडी किए हैं तो उससे हमें कंक्लूड हुआ है कि ये जो आइडियल गैसेस है हम लोग ले रहे, ये रेस्ट पोजीशन पे हम लोग ले रहे, इट इज ऑन रेस्ट पोजीशन। मतलब अगर गैसेस रेस्ट पोजीशन पे है या फिर फील्ड भी नहीं है, देयर इज नो एनी फील्ड, तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगी। अगर फील्ड नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं रहेगी, तो उनके पास बस क्या रहेगी? इंटरनल एनर्जी रहेगी। तो ये इंटरनल एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इसकी हम बात करने वाले हैं। तो इसके पहले के लेक्चर में हमने क्या देखा? एनर्जी पर मॉलिक्यूल, मतलब एनर्जी डिवाइड बाय एन,
एक डेरिवेशन हमने देखा, आप थोड़ा पीछे जाके देखो। एनर्जी इज इक्वल टू, हमने क्या देखा, एनर्जी इज इक्वल टू होता है 3/2 NkBT। ये फॉर्मूला हमने स्टडी किया, राइट ना। इसका मतलब ये n अगर मैं इस साइड ले लूं तो एनर्जी पर मॉलिक्यूल हमें क्या मिलेगी, दैट इज इक्वल टू 3/2 KBT। मतलब एक मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी होती है, 3/2 KBT, इतनी एनर्जी होती है। ये हमने स्टडी किया। इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक एनर्जी, इसमें हमने ये स्टडी किया कि एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितनी होती है, 3/2 KBT। तो ये इंटरनल एनर्जी हमने एक्सप्लेन की है। यहाँ पे हमने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की बात ही नहीं की है। अगर सिस्टम रेस्ट पे है और उनके पास फील्ड नहीं है तो उनके पास क्या है, बस इंटरनल एनर्जी। और ये इंटरनल एनर्जी भी कौन सी है, वो काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है या वाइब्रेशनल एनर्जी है, इसकी भी हमने बात की है, राइट ना। तो ये इंटरनल एनर्जी कौन सी है, आइडियल गैस की थियरी क्या कहती है, आइडियल गैस की थियरी कहती है कि कोई भी मॉलिक्यूल हो, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अब्सेंट है, ऐसे आइडियल गैस की थियरी कहती है, राइट ना। पोस्टुलेट्स हमने स्टडी किए हैं। तो अगर इनमें फोर्स नहीं है, इसका मतलब इनके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, इनके पास वाइब्रेशनल एनर्जी नहीं है, इनके पास बस क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। इसका मतलब हमने क्या कंक्लूड किया था इसके पहले के टॉपिक में, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक एनर्जी में हमने ये कंक्लूड किया था कि जो टोटल एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो क्या है, इंटरनल एनर्जी है। और वो इंटरनल एनर्जी क्या है, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये किसके लिए, लेकिन इट इज ओनली वैलिड फॉर आइडियल गैसेस, नॉट फॉर रियल गैसेस। समझ में आया। मतलब जो आइडियल गैसेस से उनके दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स नहीं है, इट इज एब्सेंट, और ये रेस्ट कर रहे, आइडियल गैसेस रेस्ट पोजीशन पे है, मोशन में नहीं है, उनके पास फील्ड भी नहीं है, नो फील्ड, उनके पास फील्ड भी नहीं है, रेस्ट पोजीशन पे है, तो उनके पास बाहर की काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगी, बाहर की पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगी, बस इंटरनल एनर्जी रहेगी। और इंटरनल एनर्जी में भी पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग फोर्स एब्सेंट है तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगी, वाइब्रेशनल एनर्जी नहीं रहेगी, उनके पास बस एक एनर्जी रहेगी, वो कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। सो ये स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू होता है इंटरनल एनर्जी, और वो इंटरनल एनर्जी कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैसेस। और वो कितनी हमने निकाली है, E/N, एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितनी होती है, 3/2 KBT। तो ये जो इक्वेशन है इसको याद रखो, आगे मैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन में इसको यूटिलाइज करने वाली हूँ। समझ में आया सबको, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। देखो ये है इंटरनल एनर्जी की हमने बात की, ओके। तो इसको याद रखना है, आपके बुक्स में ये इसको नहीं दिया है, बट फिर भी इसको याद रखो क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थियोरी है। और एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि मॉलिक्यूल का जो वाइब्रेशन है वो हाई टेम्परेचर पे ही होता है। जब टेम्परेचर हाई रहेगा तभी मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर मिलने के बाद उनको एनर्जी मिलेगी और एनर्जी की वजह से मॉलिक्यूल वाइब्रेशन करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे वाइब्रेशनल एनर्जी तभी आएगी जब वहां पे हाई टेम्परेचर रहेगा। तो ये बात भी आपको याद रखनी है क्योंकि एमसीक्यूज में इसको पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं बच्चों, दैट इज द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो अभी हमने बात की कि मॉलिक्यूल जो होता है उसके पास इंटरनल एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो मोशन करता है, राइट ना। तो अगर हमने एक मॉलिक्यूल की बात की, सपोज ये एक मॉलिक्यूल की मैं बात कर रही हूं, तो ये मॉलिक्यूल कितने टाइप की मोशन कर सकता है। मतलब अगर मुझे इस मॉलिक्यूल की पोजीशन डिफाइन करनी है, तो देखो किसी भी चीज की अगर पोजीशन डिफाइन करनी होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस लेना पड़ता है, जेड एक्सिस लेना पड़ता है। तो सपोज हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस लिए, ऐसे 3 एक्सिस लिए। तो अगर मुझे इस मॉलिक्यूल की पोजीशन डिफाइन करनी है, कंसिडर करते हैं ये मॉलिक्यूल यहाँ पे है, तो ये मॉलिक्यूल यहाँ पे होगा, तो मुझे कौन से कोऑर्डिनेट्स लगेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट लगेगा, वाई कोऑर्डिनेट लगेगा, जेड कोऑर्डिनेट लगेगा। तो ये तीनों कोऑर्डिनेट
यहाँ पे इस मॉलिक्यूल की पोजीशन डिफाइन करने के लिए लगेंगे। मतलब अगर मुझे पूरे सिस्टम को एक्सप्लेन करना है कंप्लीटली तो ये तीनों कोऑर्डिनेट की मुझे जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे ये मॉलिक्यूल बस स्टेट पोजीशन में नहीं जा सकता, कभी कभी वो मॉलिक्यूल रोटेट भी कर सकता है। क्योंकि देखो अभी यहाँ पे हमने वाइब्रेशन की बात की, उसके साथ साथ ये मॉलिक्यूल स्पिन भी करेगा। जरूरी नहीं है कि वो बस स्ट्रेट पोजीशन में मोशन कर रहा है, मतलब ये मॉलिक्यूल बस इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ऐसे नहीं है। कभी कभी वो मॉलिक्यूल स्पिन भी करेगा, मतलब वो भी तो हमें यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये सभी चीजें जो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं किसी मॉलिक्यूल की पोजीशन डिफाइन करने के लिए, तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स उसमें कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स वहां पे कितने लगने वाले हैं उस मॉलिक्यूल की पोजीशन डिफाइन करने के लिए कंप्लीटली, उसको कहा जाता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। देखो यहाँ पे मैं ऐसे थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं इसकी एग्जैक्ट मीनिंग बताने के लिए आपको कोई एग्जाम्पल बताती हूँ, उससे आपको ये क्लियर होगा। लेकिन उसके पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं बच्चों। क्या है इसकी डेफिनेशन? देखो, the total number of coordinates or independent quantities required to describe the position and configuration of the system completely called as degrees of freedom। अभी मैंने आपको बताया, इसको एग्जाम्पल देके और मैं अच्छी तरह से समझाऊंगी आपको। आप बस अभी फिलहाल डेफिनेशन पे ध्यान दो। दूसरा क्या है देखो, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स इन द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कॉल्ड एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। काइनेटिक एनर्जी मतलब यहाँ पे टोटल एनर्जी आ गई, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल की जो टोटल एनर्जी है, जो काइनेटिक, क्योंकि हमने कहा टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस। तो किसी भी मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में टोटल इंडिपेंडेंट टर्म्स कितने आते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इसको मैं एग्जाम्पल देके आपको समझाती हूँ। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं मोनो एटॉमिक आइडियल गैसेस। आपको पता है मोनो एटॉमिक आइडियल गैसेस होते हैं, डायटॉमिक होते हैं, पॉलीएटॉमिक होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनो एटॉमिक आइडियल गैसेस की डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे। तो उनके लिए देखो, मोनो एटॉमिक आइडियल गैसेस के एग्जाम्पल कौन से हैं? हेलियम, नियॉन, आर्गन। सपोज हमने यहाँ से एक हेलियम कंसिडर किया, मोनो एटॉमिक मतलब सिंगल एटम, तो यहाँ पे ये सिंगल एटम की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये सिंगल एटम कौन सी डायरेक्शन में मूव हो सकता है, आप लोग मुझे बताओ। ये सिंगल एटम एक तो इस डायरेक्शन में मूव हो सकता है, एक तो इस डायरेक्शन में मूव हो सकता है, या फिर इस डायरेक्शन में मूव हो सकता है। मतलब ये अलोंग एक्स एक्सिस मूव हो सकता है, अलोंग वाई एक्सिस मूव हो सकता है, अलोंग जेड एक्सिस मूव हो सकता है। तो ये जो एक्स एक्सिस में मूव होगा, इंडिपेंडेंट टर्म्स कितनी आ गई इसमें देखो, ये एक वी एक्स, एक्स एक्सिस में इसकी वेलोसिटी स्पीड क्या रहेगा, वी एक्स, यहाँ क्या रहेगा, वी जेड, और यहाँ पे क्या रहेगा, वी वाई। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे इंडिपेंडेंट टर्म्स कितनी रहेगी? मतलब अगर हम काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखना चाहे तो हमें पता नहीं, एग्जैक्ट डायरेक्शन उन्होंने बताई नहीं है, तो एग्जैक्ट डायरेक्शन हमें पता नहीं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे, U दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। U हम इंटरनल एनर्जी के लिए डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी कितनी है मॉलिक्यूल के पास? टोटल काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू, तीनों डायरेक्शन में लिख लो, क्या, हाफ mvx²। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mvx² प्लस यहाँ पे रहेगा हाफ mvy², क्योंकि हमें पता नहीं है, प्लस हाफ mvz²। मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में टोटल इंडिपेंडेंट टर्म्स कितनी आई देखो, 1 2 3। और यहाँ पे आ सकता है, ये मॉलिक्यूल स्पिन भी कर सकता है। स्पिन मतलब एक ही जगह पे रोटेट हो सकता है, मतलब यहाँ पे रोटेशनल मोशन भी आ गई। ये ट्रांसलेशनल मोशन है, बराबर। या अगर मॉलिक्यूल स्टेट पोजीशन में चाह रहा है तो हम उसको ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं। तो ये यहाँ पे 3 टाइप की मोशन आ सकती है। एक होती है ट्रांसलेशनल मोशन, जो अभी हमने देखी, मॉलिक्यूल 3 डायरेक्शन में जा सकता है। दूसरा रोटेशनल मोशन भी कर सकता है मॉलिक्यूल, और तीसरा वाइब्रेशनल मोशन भी कर सकता है मॉलिक्यूल, राइट। तो ये मॉलिक्यूल यहाँ पे रोटेट करेगा, लेकिन रोटेशनल मोशन यहाँ पे हम कंसीडर नहीं करने वाले, क्योंकि रोटेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, दैट इज इक्वल टू हाफ I ω²। I का फॉर्मूला क्या होता है, mr²।
आर मतलब क्या, रेडियस। तो ये मॉलिक्यूल इतना छोटा है तो उसकी रेडियस और भी बहुत छोटी है, मतलब नहीं के बराबर। इसका मतलब इस टर्म को हम लोग इग्नोर करेंगे, इस टर्म को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। जब ये आर बड़ा होगा तब हम इसको कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बस हम ट्रांसलेशनल मोशन की ही काइनेटिक एनर्जी कंसिडर करेंगे, रोटेशनल मोशन की भी नहीं और वाइब्रेशनल मोशन की भी नहीं। किसमें, सिर्फ मोनो एटॉमिक आइडियल गैसेस की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ, मतलब इंडिपेंडेंट टर्म्स जो है काइनेटिक एनर्जी की, समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है एग्जाम में। इंडिपेंडेंट टर्म्स कितनी है काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में, ये हो गई 1, ये हो गई 2, ये हो गई 3। मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू 3। मतलब टोटल इंडिपेंडेंट टर्म्स मोनो एटॉमिक गैसेस में कितनी है, 3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखनी है, ठीक है। ऐसे ही हम देखते हैं डाई एटॉमिक का एंड पॉली एटॉमिक का। सेकेंड देखते हैं डाई एटॉमिक आइडियल गैसेस, दैट मीन्स O2, N2, H2। तो अभी यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अगर हमने कंसीडर किए, सपोज ये 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल्स कैसे कैसे स्पिन हो सकते, कैसे कैसे रोटेट हो सकते, देखो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसलेशनल मोशन की। तो ये ट्रांसलेशनल मोशन कौन सी डायरेक्शन में कर सकते हैं, ये ट्रांसलेशनल मोशन एक्स डायरेक्शन में भी कर सकते हैं, ये ट्रांसलेशनल मोशन वाई डायरेक्शन में भी कर सकते हैं एंड जेड डायरेक्शन में भी कर सकते हैं। मतलब ये जो मॉलिक्यूल है, कंसीडर करो ये 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड है, ये ऐसे भी मूव हो सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। मतलब ये तीनों डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल मोशन कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, दैट इज इक्वल टू हाफ mvx² प्लस हाफ mvy² प्लस हाफ mvz²। मतलब ये होगी टोटल 3। इसके लिए ट्रांसलेशनल के लिए कितनी हो गई, 3। अब देखते हैं रोटेशनल मोशन, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा था। अब देखते हैं सेकेंड वाला रोटेशनल मोशन। ओके, रोटेशनल मोशन में ये कैसे मूव हो सकते हैं, देखो एक तो ये अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस, तीनों डायरेक्शन में ये रोटेशनल मोशन कर सकते हैं। अगर हमने देखा अलोंग एक्स एक्सिस, तो अलोंग एक्स एक्सिस ये ऐसे रोटेट करेगा, राइट ना, ऐसे स्पिन करेगा। अलोंग वाई एक्सिस मतलब वाई एक्सिस ये है, तो ये अलोंग वाई एक्सिस ऐसे रोटेट करेगा, बराबर। और अलोंग जेड एक्सिस ये ऐसे रोटेट करेगा। तो यहाँ पे अगर हम कंसीडर करें तो एक्स एक्सिस मतलब उसका आर देखो कितना है, अलोंग एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है तो इसका आर बहुत ही छोटा आ रहा है। तो यहाँ पे जो आर एक्स एक्सिस के अलोंग की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि उसका आर निग्लिजिबल है, नियरली इक्वल टू 0 है, तो उसको हम इग्नोर करेंगे। लेकिन अलोंग वाई एक्सिस मतलब ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो यहां से लेके इतना आर, बड़ा आर मिल रहा है, यहाँ पे बहुत छोटा आर मिल रहा है, लेकिन अलोंग वाई एक्सिस ये आर बड़ा मिल रहा है। इसका मतलब वाई एक्सिस के अलोंग हमें काइनेटिक एनर्जी कंसीडर करनी पड़ेगी, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। वैसे ही अलोंग जेड एक्सिस के अलोंग भी ये आर इतना बड़ा मिल रहा है, मतलब इसमें भी हमें काइनेटिक एनर्जी कंसीडर करनी पड़ेगी। बस एक्स एक्सिस के अलोंग ये ऐसे स्पिन कर रहा है, तो यहां पे हम काइनेटिक एनर्जी इग्नोर कर सकते हैं। मतलब रोटेशनल मोशन के अलोंग 2 इंडिपेंडेंट टर्म्स आ रही है। फर्स्ट, हाफ रोटेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, I ओमेगा x² हम इग्नोर कर रहे हैं, तो हम बस क्या लेंगे, ओमेगा y² एंड हाफ I ओमेगा z²। मतलब कितनी टोटल टर्म्स आ गई इंडिपेंडेंट, 2। तो यहाँ पे डाई एटॉमिक आइडियल गैसेस के लिए, आइडियल गैसेस की बात हो रही, रियल गैसेस की नहीं। रियल गैसेस में हमें वाइब्रेशनल मोशन भी कंसीडर करना पड़ेगा। आइडियल गैसेस में हम लोग वाइब्रेशनल मोशन को कंसीडर नहीं कर रहे, क्योंकि आइडियल गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 होता है, तो उसकी वजह से हम बस काइनेटिक एनर्जी ही कंसीडर करते हैं एज अ
टोटल एनर्जी। तो यहाँ पे बस हम आइडियल गैसेस की वाइब्रेशनल एनर्जी को हम इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। आगे जाके हम उसको कंसीडर करके भी मैं आपको इक्वेशन बना के दूंगी, ठीक है, क्योंकि एनर्जी में वहां पे रियल गैसेस के लिए हमें वाइब्रेशनल एनर्जी को कंसीडर करना ही पड़ेगा। वो इक्वेशन हम लोग आगे जाके देखेंगे, बट फिलहाल फॉर अ रिजिड बॉडी हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डाई एटोमिक गैसेस के लिए कितना आएगा, 3+2, 3 ट्रांसलेशनल मोशन का, 2 रोटेशनल मोशन का, दैट इज इक्वल टू टोटल आएगा 5। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर रियल गैसेस आएगी तो इसमें वाइब्रेशनल मोशन की दो टर्म्स ऐड होंगी। वो दो कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। बस फिलहाल आप अभी इतना याद रखो, आइडियल गैसेस के लिए अगर उन्होंने डायटोमिक आइडियल गैसेस का डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा है तो आप कितना लिखोगे, दैट इज इक्वल टू 5। उसके बाद हम बात करते हैं पॉली एटोमिक आइडियल गैसेस की, मतलब SO2, CO2, NO2। अभी यहाँ पे सपोज हमने SO2 लिया तो इसका आपको स्ट्रक्चर पता है। ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे देते हैं हम लोग, ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के, ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के। तो यहाँ पे अगर इस मॉलिक्यूल की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे देखो, ये मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस के अलोंग भी वाइब्रेट होगा, वाई एक्सिस के अलोंग भी, जेड एक्सिस के अलोंग। मतलब इसका मतलब ट्रांसलेशनल एनर्जी हमें लेनी पड़ेगी। अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर हमने कंसीडर की तो ये हमें मिलेगी, दैट इज हाफ mvx² प्लस हाफ mvy² प्लस हाफ mvz²। मतलब ट्रांसलेशनल एनर्जी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें मिला। और रोटेशनल एनर्जी का डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें क्या मिलेगा, इसमें और टर्म्स रोटेशनल एनर्जी की हमें ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमें तीनों भी कंसीडर करने, देखो अलोंग एक्स एक्सिस वो ऐसे रोटेट होगा तो आर बहुत ही बड़ा है, आर बहुत ही बड़ा मिल रहा है यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग भी। वैसे वाई एक्सिस के अलोंग ऐसे रोटेट होंगे तो वहां पे भी आर हमें बड़ा मिलेगा, और जेड एक्सिस के अलोंग ऐसे रोटेट होंगे तो वहां पे भी आर, मतलब तीनों का आर हमें बड़ा मिल रहा है। इसका मतलब तीनों टर्म्स को हम तीनों को इग्नोर नहीं कर सकते, तीनों को कंसीडर करना है। तो क्या आएगा, हाफ आई ओमेगा x² प्लस हाफ आई ओमेगा y² प्लस हाफ आई ओमेगा z²। तो ये सिर्फ हमने ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन के ही टर्म्स कंसीडर किए हैं फॉर आइडियल गैसेस के लिए। तो ये कितना हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर पॉली एटोमिक गैसेस इज इक्वल टू 3+3 दैट इज इक्वल टू 6। समझ में आया। देखो मोनो एटोमिक गैसेस के लिए हमें कितना मिला था, 3, डाई एटोमिक आइडियल गैसेस के लिए 5 एंड पॉली एटोमिक आइडियल गैसेस के लिए कितना मिलेगा, 6। इसको हम ट्राई एटोमिक भी बोल सकते हैं। आगे जाके जितने भी पॉली एटोमिक रहेंगे, मतलब यहाँ पे और एक सपोज एक मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा रहा तो यहाँ पे और एक एटम एक्स्ट्रा रहा तो यहाँ पे हमें उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी ये तीनों चीजें कंसीडर करके 6 ही मिलेगा। समझ में आया। और अगर ये रियल गैसेस है तो वहां पे वाइब्रेशनल मोशन भी ऐड होगी, मतलब यहाँ पे हमें +2+2 करना पड़ेगा। तो 2 वाइब्रेशनल मोशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होती है, एक काइनेटिक एनर्जी की, क्योंकि वाइब्रेशन में काइनेटिक एनर्जी भी आती है, पोटेंशियल एनर्जी भी आती है, तो दोनों को कंसीडर करके हमें उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 कंसीडर करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आइडियल गैसेस के लिए ये बस इतना 5 और 6 रहेगा, और उसमें रियल गैसेस मतलब वाइब्रेशनल मोशन ऐड किया तो +2+2 आपको करना पड़ेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है डिटेल में। तो देखो बच्चों, डाई एटोमिक को थोड़ा डिटेल में देखते हैं हम लोग। सपोज डाई एटोमिक मॉलिक्यूल है, डाई एटोमिक फॉर रिजिड बॉडी। अगर इन्होंने पूछा आपको तो डाई एटोमिक फॉर रिजिड बॉडी के लिए अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा एंड नॉन रिजिड बॉडी के लिए अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा। तो रिजिड बॉडी के लिए, रिजिड मॉलिक्यूल के लिए हमें डाई एटोमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या मिलेगा, देखो जो हमने देखा उसमें 2 ही होते हैं रिजिड बॉडी के लिए, एक होता है ट्रांसलेशनल मोशन और दूसरा होता है रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल ट्रांसलेशनल मोशन के हमने देखे हाफ mvx² प्लस हाफ mvy² प्लस हाफ mvz², और रोटेशनल के हमने देखे हाफ आई ओमेगा y² देखा प्लस हाफ फॉर डाई एटोमिक। हाँ, इसमें x² नहीं आएगा, वो ऐसे स्पिन कर रहा है तो r बहुत छोटा है।
I ओमेगा जेड स्क्वायर। इसका मतलब रिजिड मॉलिक्यूल के लिए हमने देखा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 5 होता है। लेकिन अगर नॉन रिजिड है तो नॉन रिजिड के लिए क्या आएगा, देखो नॉन रिजिड में मॉलिक्यूल, नॉन रिजिड में हमें सिर्फ 2 मोशंस नहीं मिलती है। नॉन रिजिड में हमें ट्रांसलेशनल मोशन भी मिलती है, रोटेशनल मोशन भी मिलती है और मॉलिक्यूल वाइब्रेशनल मोशन भी करता है। मतलब इसकी तीनों की हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर करना है। तो ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है, ये सेम टर्म्स आएगी ट्रांसलेशनल मोशन में, रोटेशनल मोशन में भी ये सेम टर्म्स आएगी। लेकिन नॉन रिजिड के लिए वाइब्रेशनल मोशन में 2 एक्स्ट्रा टर्म्स यहां पे ऐड होगी। एक है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बट एट हाई टेम्परेचर ये कहां पे होएगा, हाई टेम्परेचर पे वो वाइब्रेशनल मोशन करेगा तो उसके पास और 2 एक्स्ट्रा एनर्जीज आएगी। कौन सी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी पता है आपको, हाफ mv², ये काइनेटिक एनर्जी रहेगी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों ने ऑसिलेशन चैप्टर स्टडी किया है, उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया है। वहां पे हमने पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला डिराइव किया था, हाफ m ओमेगा² r²। वहां पे हमने x लिया है, यहाँ पे हम r ले रहे हैं, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, हाफ m u² प्लस हाफ m ओमेगा² की जगह पे हमने k कंसीडर किया था, कांस्टेंट k, तो दैट इज इक्वल टू kr²। उन्होंने डायरेक्टली ये टर्म दिया है आपके बुक में, वाइब्रेशनल एनर्जी के लिए हाफ mv² प्लस हाफ kr² पोटेंशियल एनर्जी के लिए दिया है। मतलब देखो कितनी होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे इसकी 3, रोटेशनल की 2 एंड वापिस इसकी 2, क्योंकि 2 टर्म्स है यहाँ पे, तो इसका 2 इंडिपेंडेंट टर्म्स आ रही तो 2 आएगा, मतलब 3 + 2 5, 5 + 2 टोटल 7 हमें मिल रहा है, बराबर। तो ये तीनों को मिला के 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें मिल रहा है। किसके लिए, नॉन रिजिड मॉलिक्यूल के लिए। और रिजिड मॉलिक्यूल के लिए, बॉडी ने यहाँ पे मॉलिक्यूल हम लोग कंसिडर किए क्योंकि हम लोग सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। तो डाई एटॉमिक के रिजिड मॉलिक्यूल के लिए हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेगा 5 और नॉन रिजिड मॉलिक्यूल के लिए हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेगा 7। समझ में आया सबको। तो देखो मोनो एटॉमिक के लिए हमें कितना मिला, 3 आइडियल गैसेस। डाई एटॉमिक आइडियल गैसेस या फिर रिजिड मॉलिक्यूल के लिए हमें कितना मिलेगा, 5। डाई एटॉमिक नॉन रिजिड मॉलिक्यूल के लिए मिलेगा 7। पॉली एटॉमिक आपके सिलेबस में नहीं है बट याद रहने दो, पॉली एटॉमिक के लिए हमें मिलेगा 6 रिजिड मॉलिक्यूल के लिए, और नॉन रिजिड मॉलिक्यूल के लिए उसमें 2 ऐड करना पड़ेगा आपको, 6 + 2 = 8। ऐसे हम लोग उसको याद रखेंगे। समझ में आया सबको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये आपको याद रखनी ही पड़ेगी। अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे इतना ही रहेगा ऐसे हम बोल नहीं सकते, मे बी वो आप लोगों को कुछ अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम भी दे सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन, टेम्परेचर चेंज होता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम भी चेंज हो सकता है। इट इज नॉट द कॉन्स्टेंट वैल्यू। बट अगर नहीं दिया है तो आप डायरेक्टली डिग्री ऑफ फ्रीडम, डायटोमिक होगा तो 5 लोगे, रिजिड होगा तो, नॉन रिजिड होगा तो 7 लोगे। ठीक है। तो बच्चों अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, जो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम में भी डिपेंड है और एनर्जी पे मेन ये डिपेंड है। इसका मतलब क्या है अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन हमें क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी कैसे होता है अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये हमें बताता है। लेकिन आपको एक बात मैं बता दूं, दिस लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी इज वैलिड फॉर हाई टेम्परेचर ओनली, क्योंकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है एमसीक्यूज में, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी इज वैलिड फॉर डैश डैश डैश, और नीचे ऑप्शंस दिए हाई टेम्परेचर, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एटसेट्रा। तो आपको याद रखना है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी इज वैलिड फॉर हाई टेम्परेचर ओनली। ओके, तो ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी बताता है। वो कैसे, देखो अभी हमने आपको बताया, इसका स्टेटमेंट मैं बाद में बताऊंगी, फिलहाल मैं इसको पहले आपको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, इसको एग्जैक्टली है क्या। अभी हम लोग मोनो एटॉमिक की बात करते हैं।
लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, अभी हमने एक एक्सप्रेशन देखा था, एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितनी होती है 3/2 kBt, जिसका हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। एक मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी होती है 3/2 kBt। तो ये जो एनर्जी है इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो कैसे देखो, अभी यहाँ पे अगर मैंने मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात की तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 3। मतलब वहां पे बस कौन सी मोशन होती है, ट्रांसलेशनल मोशन। मतलब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कितनी थी, 12 mvx² प्लस 12 mvy² प्लस 12 mvz²। ये हमने देखा। तो अगर एक मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी, टोटल एनर्जी इतनी होती है, ये टोटल एनर्जी है, तो ये टोटल एनर्जी ये क्या करेगा, इनको पता नहीं है कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, तो तीनों डायरेक्शन हमने कंसीडर की। तो ये टोटल एनर्जी वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। मतलब ये टोटल एनर्जी में से 3/2 है, मतलब इक्वल 3 पार्ट अगर हमने इसके बनाए तो हमें डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा। तो एक पार्ट कितने का बनेगा, 12 kBt का बनेगा। इसका मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग ये कितनी एनर्जी देगा, 12 kBt देगा। वाई एक्सिस के अलोंग ये कितनी एनर्जी देगा, 12 kBt देगा। और जेड एक्सिस के अलोंग ये कितनी एनर्जी देगा, 12 kBt। मतलब इसने क्या किया, जो टोटल एनर्जी थी उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, ऐसे उसका मीनिंग है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि 12 mvx² इज इक्वल टू 12 mvy² इज इक्वल टू 12 mvz² इज इक्वल टू क्या आएगा, 12 kBt आएगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा देखो, तो इसका स्टेटमेंट देखो, हमने देखा कि ईच क्वाड्रेटिक टर्म में कितनी एनर्जी आ रही है, 12 kBt। तो वही उसका स्टेटमेंट है, फॉर अ गैस इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T द एवरेज एनर्जी फॉर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विथ ईच क्वाड्रेटिक टर्म इज 12 kBt। इसी का मतलब क्या होता है कि 12 mvx², हर एक टर्म, उसमें जितनी भी टर्म्स है, चाहे 3 टर्म हो 5 टर्म हो, जितनी भी टर्म्स है, हर एक टर्म के पास कितनी एनर्जी रहेगी, 12 kBt इतनी एनर्जी रहेगी, ऐसा उसका मीनिंग है। समझ में आया सबको। अगर वहां पे सभी का देखेंगे हम लोग, डायटोमिक के पास कितनी एनर्जी है, मोनो एटोमिक के पास कितनी रहेगी, 3/2 kBt रहेगी, क्योंकि उसमें कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है। अगर डायटोमिक है तो वहां पे कितनी रहेगी, 5/2 kBt रहेगी। रिजिड के लिए 5/2 रहेगी और नॉन रिजिड के लिए 7/2। कैसे रहेगी वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन आपको बस इतना याद रखना है कि उसमें जितनी क्वाड्रेटिक टर्म्स है उसकी एक टर्म के पास कितनी एनर्जी है, 12 kBt जितनी एनर्जी है, ये आपको याद रखना है। तो देखते हैं एनर्जी एसोसिएटेड फॉर डायटोमिक एटम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन और एनर्जी। तो देखो, सबसे पहले हम इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे फॉर नॉन रिजिड। रिजिड के लिए आपको पता है, रिजिड का भी देख लेते हैं। रिजिड के लिए क्या आएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, रिजिड के लिए डायटोमिक की बात कर रहे हैं, मतलब 12 mvx² प्लस 12 mvy² प्लस 12 mvz²। ये ट्रांसलेशनल का हो गया। और उसमें हमने देखा था रिजिड में सिर्फ 2 ही होते हैं, रोटेशनल में 12 I ओमेगा x नहीं आया था, उसमें y आया था, y² प्लस 12 I ओमेगा z²। तो हर एक टर्म के पास कितनी एनर्जी होती है, एनर्जी की बात कर रहे हैं। ये अभी हमने लिखा, अलग अलग क्वाड्रेटिक टर्म्स को लिखा, इनकी एनर्जी देखते हैं। इसके पास कितनी एनर्जी होगी, 12 kBt प्लस इसके पास होगी 12 kBt प्लस 12 kBt। हर एक टर्म के पास 12 kBt, इसके पास भी कितनी होगी, 12 kBt। मतलब टोटल एनर्जी कितनी होगी, 1 2 3 4 5, मतलब टोटल एनर्जी होगी 5/2 kBt। ये किसके लिए, रिजिड के लिए। वही हम देखते हैं नॉन रिजिड के लिए। नॉन रिजिड के लिए
यहाँ पे 2 टर्म्स एक्स्ट्रा रहेगी। कौन सी? ये 2 तो रहेगी, उसमें उसके साथ वाइब्रेशनल भी आती है। मतलब हाफ mvx स्क्वायर प्लस हाफ mvy स्क्वायर प्लस हाफ mvz स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा y स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा y स्क्वायर प्लस वाइब्रेशनल की कितनी आएगी? वाइब्रेशनल की हाफ mu स्क्वायर प्लस हाफ kr स्क्वायर। मैंने आपको बताया ये वाइब्रेशनल की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। सबके पास कितनी है एनर्जी? एनर्जी लिखो हाफ kbt स्क्वायर, kbt हाफ kbt, हर एक टर्म के पास हाफ kbt एनर्जी है। हाफ kbt ये 3 हो गई, ये 2 हाफ kbt प्लस हाफ kbt, ये रोटेशनल की 2 प्लस हाफ kbt प्लस हाफ kbt, ये वाइब्रेशनल की 2 कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7/2 kbt। किसके लिए? नॉन रिजिड डायटोमिक एटम के लिए एनर्जी एसोसिएटेड 7/2 kbt एंड फॉर रिजिड डायटोमिक के लिए एनर्जी एसोसिएटेड 5/2 kbt। ऐसे आपको याद रखना है। इसके ऊपर अलग अलग क्वेश्चंस पूछे हैं। थेरोटिकल पार्ट में इसको अटेम्प्ट कैसे करना है मैं इसके नोट्स दूंगी आपको। जब ये टॉपिक आपका खत्म होगा तब आप मुझे मैसेज डालो, मैं नोट्स डाल दूंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है बच्चों। होप्स आपको सभी टॉपिक समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच। ठीक से पढ़ाई करो, नहीं समझ में आया तो वैसे मुझे मैसेज डालो, मैं उसको वापस एक्सप्लेन करूंगी। मैंने बहुत ट्राई किया है इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने का, बट अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो मुझे बताओ, मैं वापस एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। पढ़ाई करो एंड बाय बाय।